पानी को आग लगा दी। तो अब सारे मुसलमानों ने नल को सब जहर मिला दिया था। ये सारे मिस्त्री था एक हमारा जिसने मकान बनाए थे, मोहम्मद सदीक, वो हमारी जिंदगी बचाने वाला वही था। लगा मत दिल किसी से, लगा मत दिल किसी से, ये दिल झूठा कारखाना है, वफादारी नहीं इसमें ये ऐसा ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को प्यार भरी राम राम। मैं आपका दोस्त अमन वारोटिया फ्रॉम माई सिटी माई पीपल यूट्यूब चैनल फतेहाबाद से। तो दोस्तों, आज की अपनी ये कहानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान का दर्दनाक सफ़र। तो हम बैठे हैं हिंदुस्तान के फतेहाबाद ज़िले में, जो पहले हिसार का हिस्सा था। हंसता हंसता एक खुशहाल शहर है। तो आज की अपनी वीडियो में हम आए हैं नारायण दास तनेजा जी के पास, जो जिनका जन्म 1936 में मुल्तान में हुआ, और जिस समय 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय इनकी उम्र लगभग 13 वर्ष की थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान से हिंदुस्तान का सफ़र तय किया, क्या क्या मुसीबतें इनके सामने आई और क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ में सर्वाइव किया, और हिंदुस्तान आने के बाद में यहाँ के लोग कैसे थे, किस तरह का यहाँ का माहौल था। तो वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपके पास भी अगर कोई कहानी हो, कोई सच्ची घटना हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर, ईमेल एड्रेस पे ज़रूर कांटेक्ट करें, चाहे वो कहानी हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की। आपको हम आपकी वीडियो को हम अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सीधा मिलवाते हैं नारायण दास तनेजा जी से। नमस्कार बाबू। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक ठाक हो जी। तो कहानी क्या थी जो आप किस तरह आपने यहाँ सर्वाइव किया, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए? देखो जी, अगर पाकिस्तान की बात तो सुननी है, हाँ जी, तो पहले वो सुनाता हूँ, लंबी है। पहले तो आप अपने बारे में बताओ, अपना यहाँ का एड्रेस बताओ। हाँ, मैं यहाँ राजीव गांधी पार्क TSP रोड फतेहाबाद के पास पहली गली में ही दूसरा तीसरा मकान है हमारा। तो यहीं रिहाइश है हमारी। और यहाँ से 5 किलोमीटर भूना रोड पे हाँ जी, हमारे बीसला गांव है, बरसीन से आगे, वहाँ हमारी ज़मीन जायदाद है। तो अब आप किसी सर्विस पे हो, जॉब पे हो? मैंने 40 साल सर्विस करी है जी। हाँ जी, पहले मैं मास्टर भी रहा, 23 साल पटवार करी, 13 साल कानगो रहा, हाँ जी, और नायब तहसीलदार रिटायर हुआ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ओके जी। तो आपके घर परिवार में कौन कौन है? मेरे दो लड़के हैं। हाँ जी, बड़ा लड़का MA पास है और वो मेडिकल की दुकान है उसकी। तो ये तो आ गई आपकी जीवन की कहानी। तो अब आप बात करते हैं आज से कुछ 70-80 साल पहले पुराने जाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ था कि जिससे बंटवारा हुआ, आपको पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा? क्या क्या आपने मुसीबतें देखी? देखो जी, मुसीबतें तो बहुत ज़्यादा देखी हैं, हद से ज़्यादा। हाँ जी, जब ये अंग्रेज़ों लोग की हुकूमत ख़त्म हुई और वो छोड़ के चले गए, तो वो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर गए। हाँ जी, जो एक टुकड़ा तो था, पंजाब के 2 हिस्से कर दिए उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, पंजाब के 36 ज़िले थे, 18 ज़िले या हिंदुस्तान में रह गए और 18 पाकिस्तान में चले गए। और एक सरहद सूबा से हिंद सरहद था, वो भी पाकिस्तान में चला गया, बलूचिस्तान भी चला गया। हाँ जी। और बाकी हिस्सा जो है हिंदुस्तान का, उस हिसाब से आबादी। आप जब पाकिस्तान में थे तो आपका गांव, आपका शहर कौन सा था? सरोज तहसील मैलसी थी हमारी। हाँ जी, और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान था। मुल्तान के थे आप? हाँ, तो मुल्तान मैलसी से जो मुल्तान पक्की सड़क जाती थी, हाँ जी, तो 11 मील के ऊपर एक दुकोटा था, बस स्टैंड था, हाँ जी, जहाँ हम उतरते थे। मैं मैलसी में 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं बोर्डिंग में रहता था, हफ्ते के बाद आया करता था। तो उस दुकोटे के शुमाल की तरफ, उत्तर की तरफ एक गांव था लालीपुरा। हाँ जी, वो मैं तो लालीपुरे रहता, मेरा दादा दादी वहीं रहते थे, और बाकी परिवार जो थे हमारे सारे दादे चाचे सारे, वो नया गांव बसाया था धर्मपुरा, वो दुकोटे के पश्चिम में था और उसी रोड के बिल्कुल पास ही था, रेस्ट हाउस के पास था। वो हमने अपना गांव बड़ा बसाया था, धर्मपुरा मेरे पिताजी के नाम पे रखा गया। अच्छा जी, वो आपका गांव आपके पिताजी के नाम पे था? हाँ। तो वहाँ पे किस किस जाति के लोग रहते थे उसमें? वहाँ कोई जाति नहीं थी, हमारे तरेजा खानदान नहीं बनाया था, या जो हमारे मुसलमान लोग अड़ोसी पड़ोसी थे सारे मुसलमान थे, जो चाहे हमारे खेती के काम में
मजदूर थे या सीरी थे, नौकर थे, तो वही थे। बाकी गांव में हम हमारे जो है उस एक किस्म की ढाणी सी थी वो। अच्छा। गांव तो लाल सग्गू था बड़ा, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें सारा मुसलमानों की आबादी थी। तो उसी के पास ही उरली साइड में रास्ता, उसके पास हमारी ज़मीन शुरू होती थी। वहाँ हमने अपना गांव बसाया था पिताजी के नाम पे, धर्मपुरा। और वहाँ पे मतलब आपके दादाजी पापा जी का व्यवसाय क्या था, क्या काम करते थे वहाँ पे? मेरे दादाजी 4 भाई थे, हाँ जी। और बड़े दादाजी तो बड़े माने हुए थे, उस इलाके में नंबरदार थे, उस लालीपुरे रहते थे, और मैं भी उधर ही रहता था। बाकी दादे और मेरे चाचे भाई सारा परिवार धर्मपुरे रहता था। तो खेती का काम खुद करते थे मेरे चाचे, और एक छोटे दादे की दुकान थी वहाँ पे, और बाकी सारे जो है खेती के काम में मसरूफ थे। एक चाचा था मेरा जिसकी दुकानदारी थी दुकोटे के पास, हमारा भी ईंटों का भट्टा था, वहाँ पे उनकी दुकान थी। तो उस समय आपका मतलब परिवार है वो गिने चुने में आता था, जमींदारों की? हाँ, जिम्मेदार कहते हैं तक कि 14 मुरब्बे रकबा था जी हमारा कट्ठा, 14 मुरब्बे। अमीर घराने से थे उस टाइम। हाँ, खेती बाड़ी इकट्ठी थी, सारा परिवार इकट्ठा था, चारों दादे हमारे। हाँ जी। और जैसे कि वहाँ पे लोग किस तरह के थे, मतलब मुसलमान हिंदू, तो वो आपस में रहते थे मिल बांट देखो के? जी, वैसे तो इकट्ठे रहते थे शुरू में तो। हाँ जी। कोई ऐसे है कि एक जिम्मेदार भी थे मुसलमान तकड़े पड़ोस में, हाँ जी। उनकी भी ढाणी थी। कईयों के साथ बिगाड़ भी हो जाता है खेत ज़मीन का काम, केस कूस में। तो बाकी आम तौर पे वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। पहले सब मुसलमान के ऊपर हमारे लोग हावी थे। अच्छा, मतलब मुसलमान के ऊपर हम अपना रौब था, हाँ, हिंदुओं का रौब जितना था। हिंदू, मेरा दादा माना हुआ आदमी था, हाँ जी। सारे उससे डरते थे। अच्छा, तो बात करते हैं जैसे आप स्कूल में जाते थे, हाँ, तो उस समय कोई मतलब सब्जेक्ट हुआ करते, हिंदी इंग्लिश, किस तरह का सब्जेक्ट हुआ करता था? देखो जी, लालीपुरे से उत्तर की तरफ 4-5-6 मील के ऊपर मित्रू गांव था। मित्रू हाँ जी। मशहूर, मित्रू कौम का नाम है, मुसलमान मित्रू। तो वहाँ मित्रू था, तो वहाँ आबादी बहुत सारा थी, हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी थी, मिलजुल के रहते थे। और वहाँ मिडल स्कूल था। तो मैं तो पहले तो 4 जमाता मिडल स्कूल मित्रू में ही पढ़ा था। वहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ भी थी, मेरे कई चाचे भी वहीं भी आए हुए थे, मेरी बुआ भी वहीं थी। तो 4 पढ़ने के बाद फिर 5वीं क्लास में जो है वो मेलसी में आके दाखिल हुआ, तहसील में। तो यहाँ पे हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट थी, अच्छा। और उर्दू, सरकारी, इंग्लिश, ये सारे जैसे सब्जेक्ट आजकल वैसे ही थे वो। अच्छा। साइंस थी, हिंदी थी, हिसाब था, गणित समझो। हाँ जी, हाँ जी। तो यही सब्जेक्ट थे, ऑप्शनल थे, पंजाबी लो चाहे हिंदी लो। और उस टाइम जैसे कि आप मतलब हिंदू और मुसलमान जो क्लास होती है वो इकट्ठे बैठते थे, अलग अलग बिठाते थे? बिल्कुल कोई फर्क नहीं था, इकट्ठे रहते थे। बल्कि मैं तो बोर्डिंग में रहता था, क्योंकि गांव दूर था। तो हफ्ते के बाद घर जाया करता, तो एक हफ्ता तो वहीं स्कूल के बाद स्कूल में जैसे वो खाना वगैरह है वो इकट्ठे बैठ के खा लेते थे? हाँ, वहाँ जो रसोईया था वो रोटी बनाता था, सारे खाते थे। जी। और उस टाइम के खेल की बात करूं तो वो खेल किस तरह के थे? जैसे आप क्या खेलते थे जब आप? कोई लंबी चौड़ी खेल की बात थी नहीं वैसे। मिट्टी में खेलते थे? है जी? मिट्टी में खेलते थे? और क्या, मिट्टी भी खेलते थे। और कोई वहाँ कोई पक्के मकान तो कम ही थे, स्कूल तो खैर पक्का था। वो कांच कहते हैं ना, वो कांच गोली, वो हाँ, वैसे खेलते थे? बंटे बुंटे बंटे कभी, खेलते हाँ, थे? ये खेल लेते अच्छा। थे। ये तो खेल ही लेते थे बंटे बुंटे। बस अब पढ़ाई में मशगूल रहते थे। और साथ ही रेलवे स्टेशन को सड़क जाती थी, हमारी बोर्डिंग की बैक साइड में हॉस्पिटल थी, बैक साइड पे ही थाना था, वो थाना रोड कहलाती थी। अच्छा। और बात करें जैसे भैंसों की व्यवसाय, तो भैंसे वगैरह क्या कुछ रखते थे उस टाइम? देखिए, गांव में सब पशु काफ़ी थे हमारे भी। हाँ जी। गाय भैंसे बहुत थी। अच्छा। दूध मतलब बहुत होता था। उस टाइम दूध का व्यापार होता था? बाहर शहरों में तो खैर होता ही था,
अच्छा। लेकिन गांव में इतना नहीं था। आप मतलब आप ही बिलोते थे हाँ, अपना और किसी को चाहिए हो तो जैसे भी दे भी देते होंगे। हाँ दे देते, कोई ऐसी फर्क वाली बात नहीं थी। अच्छा। हमारी कई भैंसें थी, बड़ा था, बड़ा अलग बड़ा हुआ पशुओं का, जिसमें गऊ भैंसें थी, जी 2 3 4 नौकर भी रखे हुए थे। जी। मेरा और सही था गाँव। तो वहाँ पे जैसे कि कैसे पता चला कि अब अपना पार्टीशन होने वाला है, बंटवारा होने वाला है, भी मार काट होने वाली है, तो उसका संदेशा कैसे मिला? वो तो जब ये शुरू हो गया तो खबरें आती रहती थी सब शहरों में, गांव में, भाई आज फलाने गांव में आग लग गई, फलाना ये हो गया वो हो गया, तो पता तो लग ही गया। वैसे मुल्तान शहर में तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो 1 साल पहले शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ। तो आप अब मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा कि आप किस तरह पाकिस्तान से कितनी मुसीबतें आपने सहन की, क्या क्या देखा, क्या मार काट देखी, वो आप हमें बताइए। देखो जी, पाकिस्तान में जब जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो जब हमारे लालीपुर में रहते थे तो लालीपुर में भी मुसलमान जो थे वो उन्होंने भी हमारे ऊपर हमला करने का पूरा प्रयास किया और वो घर से चल पड़े हथियार लेके। तो हमें पता चल गया, तो मेरा दादा और मेरे दादे के साला जी थे सरदार धन्ना सिंह, वो मशहूर आदमी था। वो भी तो जितने भी घर हमारे 5 4 घर हिंदुओं के थे ना, वो वहाँ से भाग खड़े हुए, क्योंकि वो हमला ले होके तैयार होके आ रहे थे मारने के लिए। तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर पे पक्की सड़क जो मेलसी को मुल्तान जाती थी, उसके ऊपर एक ढाणी थी 2 सरदारों की। तो हम उन सरदारों की ढाणी में चले गए ताकि भाई इकट्ठे होके तो रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक दिन तो वहाँ वो हमला पहुँचा, हाँ जी। नहर पास ही थी, सूखी पड़ी थी, वो नहर में के अंदर छुप गए जब एक गाड़ी जा रही थी मिलिट्री की। अच्छा अच्छा, मिलिट्री गाड़ी जा रही मिलिट्री की मेलसी से मुल्तान जो है वो छावनी थी 1 लाख मिलिट्री की। अच्छा अच्छा। तो वो मैनेजर जो था, बड़ा जो अफसर था ना, वो जा रहा था गाड़ी में। अच्छा। तो सरदारों ने खड़ा होकर छत पे नारा लगाया, वो जीप रुक गई और उन्हें पूछा क्या बात है। हमने कहा ऐसा ऐसे हमला हो गया है जी, हमें तो मार रहे हैं, वो मारेंगे। उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे पास अब मुल्तान जा रहे हैं, वहाँ से रात को 10 बजे आएंगे यहाँ, ये शाम की बात है। तो बस ट्रक लेके आएंगे, आप तो आपको ले जाएंगे। तो इतने में वो जो हमलावर थे वो छुप गए थे। नहर सूखी पड़ी थी, उस पर बढ़ के छुप गए थे। तो उसने कहा अच्छा भाई हम यहीं रहेंगे, रात को आ जाएंगे वो। तो इतने में वो स्टार्ट हुई गाड़ी, तो हमला निकल आया। उन्होंने आके हमारे पहली जो ढाणी थी उसके अंदर हमला कर दिया और उन्होंने सारे को आग लगा दी। आग लगा दी? हाँ, उस ढाणी को आग लगा दी। अच्छा। तो हम सारे भाग के जो सड़क के ऊपर ढाणी थी उसके ऊपर चले गए। अच्छा। तो आप जब अपने घर से भागे थे तो उस टाइम आप साथ में क्या क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं, हम 3 कपड़ों में भागे थे। सब कुछ छोड़ा है? हाँ, दादी ने खीर बना रखी थी भी, अब सबको खीर खिलाएंगे, तो वो भी चूल्हे पे खड़ी थी। लेकिन पता लगा वो हमला आ गया है, तो फिर हम वहाँ सबको छोड़ छाड़ के 3 कपड़ों में भाग गए थे। अच्छा। कोई सामान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अपने संदूक वगैरह, कुछ अपने भी सोने नहीं जो सोना जेवरात थे कुछ भी नहीं लिया, सब अपना छोड़ के आए? सोना के जेवरात कुछ नहीं लिया। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब दबा के आए या फिर किसी को दे के आए थे सोना जो वगैरह? यही वहीं छोड़ के के आए, आ जहाँ गए। भी था वो छोड़ के आया। अच्छा। तो उस ढाणी में फिर जब देखा भी हमला अब दूसरी ढाणी में भी होने वाला है, फिर हम वहाँ से भाग खड़े हुए। मेरा जो परिवार था सारा का सारा साथ वाला खेत था ईख का, उस ईख के खेत में छुप गए। अच्छा। लेकिन मैं जो था वो सरदारों के साथ खड़ा था। सरदार 40 आदमी थे, उनके साथ 2 माइयाँ भी थी जो रोटी बनाती थी, बाकी उनके बाल बच्चे और जवान औरतें सारी की सारे उन्होंने एक चक था सरदारों का, वहाँ से 40 मील दूर वहाँ पर पुचा रखे थे। अच्छा। वहाँ सिक्कों का गढ़ था। तो ये फिर वहाँ से भाग खड़े हुए दिन छुपे की बात है, और मैं भी उनके साथ भाग गया। आप अकेले थे? अकेला ही भाग खड़ा हुआ। काफी हौसला था उस टाइम? हाँ, तो 14 साल 13 साल का था, 12-13 साल का।
तो भागते 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 40 मील दूर भागना कोई आसान नहीं है। काफी ज्यादा। तो खैर उनके साथ भागता रहा। 20 मील पे जाने के बाद, आधी सफ़र करने के बाद बड़ी प्यास लगी। रात के 12 बज गए थे। हाँ जी। तो एक खेत था मतीरे का, हम रास्ते पे नहीं भागे, हाँ जी। डोलियों खेतों की डोलों में भागते रहे, अच्छा। क्योंकि रास्ते के ऊपर तो तो मुसलमान खड़े हाँ, होते देख थे, लेते वो मार भी देते। मारते। तो इसलिए वो एक गांव था मुसलमानों का, उससे कोई आधा पौना किलोमीटर पीछे हट के जहाँ हम जा रहे थे, एक खेत था मतीरों का, अच्छा। तरबूजों का। तो हम वहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट लिया और प्यास बुझाने के लिए मतीरे तोड़ के खाते रहे। और 2 माइयाँ भी साथ थी। सरदारों ने फिर मुझे वहाँ पहचाना, ओ भाई ये तो नंबरदार का पोता आ गया हमारे साथ। आपको बचाना लिया उन्होंने। हाँ, फिर उन्होंने खैर मेरे को भी एक घोड़ी पे बिठा दिया। ये आपको भी घोड़ी, काफी खुशी हुई होगी भी। हाँ, अरे? आपको खुशी हुई होगी हाँ। भी मेरे को पहचान लिया अब। फिर वो सरदारों ने मेरे को भी घोड़ी पे बिठा दिया। 2 माइयाँ थी ना, हाँ जी। वो घोड़ी पे थी। तो मेरे को भी आगे भी जो 20 मील और रहता था सफ़र, तो हम वहाँ सवेरे 5 बजे पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद नहर भरी खड़ी थी तो पानी की, तो नहर के पार जो था वो सिखों का गढ़ था। कई लाख सिख रहते थे वहाँ, उधर ही मुसलमान नहीं जा सकता था कोई, और उरली साइड में सब मुसलमान थे। तो जब ये ऊपर पहुँचे तो इन्होंने आवाज़ लगाई कि हम फलां गांव से आ गए हैं, आप हमें ले जाओ। उन्होंने कहा अभी तुम बैठो वहाँ, क्योंकि भागे भागे आए हो, पानी थोड़ा रेस्ट कर लो, हम तुम्हें ले जाएंगे। अच्छा। तो 1 घंटे के बाद वो आए और हमें नहर पार कराई। समझे जी, इतने में उन्होंने खाना तैयार करवा दिया था। वो आते ही हमें रोटी खिलानी शुरू कर दी। तब फिर मैं वहाँ 15 दिन रहा। 15 दिन रहे वहाँ पे। हाँ। तो वो सरदार लोग थे, वो जो बुजुर्ग थे, हाँ जी। वो बच्चों को बिठा के उनको कहानियाँ अच्छा। और बहादुरी की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे, गुरुओं की कहानियाँ। गुरुओं की। तो 15 दिन के बाद बाई चांस हाँ। जो है उसके बाद पार जो था, नहर के पार मुसलमानों का गांव था। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन उसके वहाँ एक दुकानदार था, अच्छा। वो हिंदू था। अच्छा, दुकानदार हिंदू था। हाँ। तो वो जो दुकानदार था ना, वो दोनों पासे आता जाता रहता था। अच्छा। मुसलमान भी उसकी कदर करते थे और सरदार भी कदर करते थे। तो वो हर रोज आया करता। सरदार लोग जो सरदारों की डांडी में आया करते। सरदारों के पास हाँ जी। जो सामान ये बेचते थे, चाहे कोई गाय या भैंस या गड्डी या और कोई सामान जो भी ये बेचते थे ना, तो वो सौदा कराता था। अच्छा, वो बीच में दलाल था एक तरह का। दलाल था एक किस्म का। अच्छा। वो मुसलमानों से पैसे लेके उनको दे के वो सामान उनको पहुंचाता था। तो रोज उसका यही काम था, जो कोई सौदा लेने का। तो जब वो एक दिन बाई चांस 15 दिन के बाद वो वहाँ पहुंचा हाँ जी। सामान लेने के लिए, तो आगे जब बच्चे खेल रहे थे हम बंटे वगैरह, तो उसने मेरे को पहचान लिया। अच्छा, उसने पहचान लिया भी ये तो नंबरदार का पोता है। तो होता है, कैसे पहचाना? हालांकि हमारा गांव तो वहाँ से 40 मील दूर था, अच्छा। लेकिन मेरे दादे को अच्छी तरह जानते थे वो। उस टाइम काफी दाग थी आपकी। हाँ, क्योंकि वो खुद सामान लेने मेलसी जाया करता, दुकानदार था ना। हाँ हाँ। तो अपनी घोड़ी लेके वो मेलसी जाया करता, दूर था। अच्छा। तो रात को वो हमारे धर्मपुर में रहा करता था, अच्छा। क्योंकि लंबा सफ़र था। जी। फिर अगले दिन आके सामान ले आता, फिर आके हमारे डेरे में रहता। 3 दिन उसको लग जाते थे मेलसी सामान ले आने में। तो वो इसलिए हमारे धर्मपुरे में रहता था, क्योंकि वहाँ आरामदारी थी, डेरादारी थी, खाना खूना सब मिल जाता था, आरामदारी थी। तो इसलिए वो रोटी खिलाने के लिए तो बच्चे खिलाते हैं। हाँ। तो मैं खिलाता, तो मेरे को पहचान गया, अच्छा। भाई ये तो वही नंबरदार का पोता है। तो वो उसने कहा ओहो ये तो तू फंस गया यार, तू तो, ये सरदार लोग तो तेरे को वहाँ ले जाएंगे साथ अपने, और तेरे को सरदार बना देंगे, तू माता पिता को तो मिल नहीं सकेगा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे दादा दादी के पास पहुँचा दूंगा। अच्छा। बेलसी में। अच्छा।
उस टाइम नहर सूख रही थी। उसने कहा मैं नहर पार करके खड़ा हूँगा, हाँ हाँ। तो तू आराम से ऐसा ऐसा कोई बहाना बना के बाथरूम वगैरह का अच्छा अच्छा और चुप करके आ जाइए, बताइए ना किसी को। अच्छा नहीं अच्छा, तो मतलब ये चुप नहीं के ही आ- भाग गए वहाँ हाँ, से। ये तो नहीं आने देंगे। हाँ चलो जी, मैं वहाँ से चला गया उस दाढ़ी के उसके साथ। अच्छा उसकी दुकान पे गए, उसका भी एक बच्चा था, लड़का मेरा जितना। तो उसकी घरवाली जो है तनूर था के रोटी बना रही थी, तो वो रोटी की थाली बढ़ा के हमारे दोनों बच्चों को चारपाई पे ले आई। ठीक। चारपाई पे बैठ के हमने खाना शुरू करना ही था कि इतने में जैसे भी था वो बड़ी मुश्किल से बच्चे, उनको भ्रम हुआ था मेरे परिवार को, दादा दादी की चाचा चाची, वो सारे के सारे मिस्त्री था एक हमारा जिसने मकान बनाए थे, मोहम्मद सदीक। अच्छा वो हमारी जिंदगी बचाने वाला वही था। अच्छा, मुसलमान वहाँ पे मुसलमान कुछ अच्छे भी थे? हाँ, बहुत अच्छे भी थे। अच्छा तो वो वहाँ से बस ले आया किराए पे अच्छा। और उनको सबको ले गया बेलसी। तो आपके जब वहाँ से सरदारों की डाणी से निकले आप, तो आपके माता पिता का मिलन कैसे हुआ आपका? बताता हूँ ना। हाँ जी तो जब ये मेलसी पहुँच गए हाँ जी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा वो बच्चा लड़का नरेंद्र सब गुम है, उसको तो ढूंढना पड़ेगा। तो मोहम्मद सदीक मिस्त्री और मेरे दादा दोनों वहाँ से चले मेरे को ढूंढने के लिए। अच्छा तो वहाँ से वो 40 मील दूर पक्की सड़क ऊपर एक और गांव था मुसलमानों का। तो वहाँ से ये उतर के नहर लेके जा रहे थे। तो जब वो नहर वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे सिखों का चक था, इधर मुसलमान की ढाणी थी, हाँ जी तो वहाँ इनको बड़ी भारी प्यास लगी। अच्छा तो प्यास लगी तो मेरा दादा कहने लगा इन सरदारों के चक में चलते हैं, पानी पी के आता हूँ। उसका कहा वहाँ मुसलमानों को मार देते हैं, अच्छा तो इधर चलते हैं हिंदुओं के, इस मुसलमानों के चक। उसका कहा फिर यहाँ मुझे मार देंगे भाई मैं हिंदू। उसका कहा नहीं, वहाँ एक दुकानदार है जो आपके डेरे में रहता है, आके सामान लेने जब जाता है, हाँ जी तो आप उसकी दुकान पे चल के पानी पी लेंगे। जी तो मेरे दादे ने बात मान ली। तो उधर जाने की बाई चांस की बात है ये, हाँ जी। उधर तक। तो ये पानी पीने की प्यास की वजह से उस ढाणी में गए अच्छा दुकान पे। अच्छा तो आगे मैं बैठा, अच्छा। ऐसे मिलता हुआ तो कुदरत का करिश्मा हो गया। कृष्ण के हिसाब से समझो। अच्छा भाई उनको मिल गया, एक से- फिर वो मेरे को साथ लेके हुआ एक साइड से आप मिले, एक साइड से वो। साथ, फिर वे मेलसी चले गए। बस अड्डे पे आए, वहाँ पे बस मेलसी की निकल चुकी थी। फिर एक और बस मिल गई बिहाड़ी की, अच्छा जो टिब्बा कस्बा था हिंदुओं का। तो वो टिब्बे पे उतर गए हम, रात को टिब्बा में रहे और सवेरे बस जो मेलसी को आई मुल्तान से, तो मेलसी को जा रही थी, उसमें हम बैठ के इस तरह पहुँच गए अच्छा। मेलसी में। फैंसी पहुंच गए। हाँ। अच्छा क्यों मेलसी में तो कोई खतरा नहीं था, हाँ जी हाँ जी वहाँ सारे हिंदुओं की आबादी थी। फिर मिलिट्री का कैंप था वहाँ, तो वहाँ तो कोई खतरा नहीं था। फिर वहाँ से कई दिनों के बाद जब ये ऑर्डर हुए तो फिर हमें गाड़ी पे ले जा रहा है, इधर गाड़ी आ रही है, अच्छा। गाड़ी लेके गाड़ी गई आपके पास? ट्रेन गई। हाँ जी हाँ जी तो ट्रेन में जब नंबर आया हाँ तो वो ट्रेन इन्होंने देखा, मुसलमान के जो गलत आदमी थे, जी तो उन्होंने क्या भाई ये मेलसी वाले लोग बहुत अमीर हैं, पैसे वाले जिम्मेदार हैं, हाँ 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 इनको लूटेंगे रास्ते में। उन्होंने योजना बना के ट्रेन जो हमें अलाट की, वो कोयले वाली गाड़ी जो होती है ना, अच्छा। बगैर छत के, हाँ 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 वो अलाट करी। अच्छा उसमें बैठ के अब आए। वो गाड़ी आके खड़ी हुई थी स्टेशन पे, जी और सफ़र था यहाँ से फाजिलका से 150 किलोमीटर सारा। तो उन्होंने ये रास्ता हमें अलाट नहीं किया, जी उन्होंने ऊपर का रास्ता अलाट किया। उन्होंने कई तहसीलों में होके आता था, जो लाहौर होके 400 किलोमीटर का उन्होंने सफ़र था उन्होंने भी स्कीम लगाई भी, इनको कैसा लूटा हाँ, जाए। रास्ते में लूटेंगे हमला करके। हाँ जी गाड़ी जो है, क्योंकि लाइट तो है नहीं गाड़ी में, अच्छा। लाइट भी नहीं थी? लाइट जब चक्रे ही नहीं थे, अच्छा कोयले वाली गाड़ी नहीं देखी हुई आप? हाँ हाँ देखिए। बस तो फिर हम गाड़ी रात दोपहर को 12 बजे वहाँ से चली, हम चले उसमें। तो सबसे पहले खानेवाल तहसील आती है, जी वहाँ पे मिलिट्री हमारे साथ 30 आदमी मराठा मिलिट्री के थे। अच्छा। वो मिलिट्री हिंदू थी या हिंदू अच्छा। महाराष्ट्र वाले मराठे थे। अच्छा अच्छा
ये जो मरट्टा कौम है ना, तकड़ी कौम है मरट्टा, जिसके ये अब भी झगड़ा चलता है। तो वहाँ से वो मिलिट्री वाले मरट्टे जो थे ना, वो तकड़े थे 30 आदमी। तो उन्होंने चेक चुक किया तो देखा था भाई पानी में तो जहर मिला हुआ है। उन्होंने कहा भाई लोधरा में पानी में भी जहर मिला दिया था। उन्होंने मुसलमानों ने नल को सब जहर मिला दिया था। अच्छा। तो वहाँ से पानी नहीं पीने दिया मिलिट्री वालों ने, कहने लगे यहाँ जहर है, सारे मर जाएंगे। गाड़ी चल फिरी। लोधरा से कोई 8-10 मील आगे एक गाँव था, स्टेशन था, वहाँ पे दिन छुप चुका था। थोड़ी सी को 1-2 किलोमीटर आगे जाके बड़े लकड़ियों के लक्कड़ बड़े बड़े काट के मुसलमानों ने लाइन के ऊपर डाल रखे थे ताकि गाड़ी रुक जाए। हाँ, गाड़ी रुक जाए, आपको लूट ले। हाँ, तो गाड़ी रुक गई, दिन छुपा डाला था बिल्कुल। और इधर सारा गाड़ी के परली साइड में मुसलमानों का हजूम था। कोई सैकड़ों मुसलमान वहाँ हथियार लेके खड़े थे। अच्छा। और एक वो लीडर था जो मुसलमान, उनका वो वहाँ के प्रधानमंत्री का नज़दीकी था, तो वो लीडर था वहाँ का। तो उसने कहा भाई इनको मार के सारा सामान लूट लेंगे। अच्छा। तो मिलिट्री ने कहा भाई तुम सारे के सारे गाड़ी के अंदर लेट जाओ, बैठो नहीं, क्योंकि बैठते हैं सिर नज़र आता है, तो इसलिए तुम बैठ जाओ, ये तो हमला करेंगे और हम फायर करेंगे, तो ऐसा लो युद्ध के अंदर अब तुम्हें चोट लग जाए। तो 30 आदमी फैल गए जी, हर एक डब्बे के आगे आगे खड़े हो गए थे, हथियार लेके मशीन गन्ने। तो इन्होंने वार्निंग दी मुसलमानों को भाई तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो हम फायर कर देंगे। लेकिन वो माने नहीं, इरादा था लूटने। हाँ, उनका लूटने का था। वो बिल्कुल जब नज़दीक आ गए तो इन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी। तो आदमी लगभग अंदाज़ा ये है, कहते हैं कि 40 आदमी उनके मारे गए। अच्छा। मुसलमानों के। अच्छा। तो फिर वो भाग गए। वो लीडर जो था उनका, वो भी मारा गया। अच्छा। फिर इन्होंने लकड़ा हटवा के गाड़ी जो है लोधरा से चली थी, आगे दूसरी तहसील आई खानेवाल, वो भी तहसील थी। अच्छा। उस स्टेशन के ऊपर गाड़ी जा रुकी। तो स्टेशन मास्टर का योजना थी सबकी, भाई हम गाड़ी जो है अभी चलाएंगे आगे, यहाँ जगह नहीं है पीछे और गाड़ी आने वाली है। तो मिलिट्री ने कहा भाई रात का टाइम है, अंधेरी रात है और लाइट इंजन कुछ भी नहीं है इधर गाड़ी के साथ, तो हम तो सवेरे 5 बजे चलेंगे, रात को यही रहेंगे। वो बड़ा जिद करने लगा, कहने लगा जिद करोगे तो गोली छोड़ा देंगे, हम नहीं जाने देते, क्योंकि पीछे अभी हमला हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। तो वो मिलिट्री वालों ने हिम्मत करके गाड़ी वहीं रखी। अच्छा। सवेरे 5 बजे गाड़ी चली जी, फिर ये चक्कर काटते हुए खानेवाल तहसील से आगे कबीर आला तहसील होते हुए फिर ये चन्नू मंडी आई। अच्छा। जंग तहसील की उसका था चन्नू मंडी में वाली से तहसील का था शायद कस्बा, जहाँ पे ये हरपाल सिंह टोहाने वाले के कारखाने थे कपास के जी। तो वहाँ जाके जी गाड़ी रुक गई जी। तो वहाँ भी हमला तैयार था। तो वहाँ मिलिट्री का, मुसलमान मिलिट्री का कैंप भी था। अच्छा। वो स्टेशन पे रहते थे। तो जो स्टेशन के पास ही थोड़ी बिल्कुल दूर पक्की सड़क थी जो कि दिल्ली से पेशावर जाती है लाइन के साथ साथ। तो उस सड़क के पार जो है हमला खड़ा था तैयार। तो दोपहर को वो कहने लगे कि भाई अपनी मिलिट्री को कहने लगी मुसलमानों को उनको रोक दो, अगर उन्होंने सड़क क्रॉस कर दी ना आने की हमला करने की तरफ तो हम उनको गोली चला देंगे। वो जाते जीप लेके घूम के आ जाते तो भी मुसलमान मिले हुए। खैर उन्होंने तजर्बे तौर पे एक आदमी भेजा हमले की तरफ, हथियार लेके सड़क क्रॉस करके आया तो मिलिट्री ने फौरन गोली मार के उसको मार दिया। अच्छा। तब उनको पता लगा भाई ये तो मार देंगे। हाँ, ये तो बख्शने वाले है नहीं। बख्शने है नहीं। पीछे जो है ना वो प्रधानमंत्री के पास, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास
इतला पहुंची कि तेरा रिश्तेदार भी मारा अच्छा, गया। वो उनका रिश्तेदार था। 40 आदमी मारे गए हैं अच्छा अच्छा और मिलिट्री ने मारे हैं। अच्छा। ये सैर कर रहे थे नहर के ऊपर, हाँ हाँ घूम घाम रहे थे, नारा की मार दिया। ये नहीं बताया भी हमने हमला किया था। हाँ हाँ। तो केस दायर कर दिया उन्होंने मिलिट्री के खिलाफ मुल्तान कमिश्नरी में, मुल्तान में। जी 1 लाख मिलिट्री का कैंप था, वहाँ कमिश्नरी थी जी। मुल्तान। तो सम्मन जारी हो गया कि इनको वहाँ पर पेशी होके हाजिर करो अच्छा मिलिट्री वालों को। अच्छा। फिर आपको ट्रेन वापस लेनी पड़ी? तो इन्होंने कहा भाई बात ये है कि हम ये कैसे करें। अच्छा, वहाँ से ट्रेन 40 मील आगे चल चुकी थी, जी यानी हड़प्पे पहुँच गई थी। अच्छा हड़प्पा एक ऐसा मशहूर गांव है जी। जो हिस्ट्री में भी है। हाँ, हड़प्पा भंजोदारो 5000 साल पहले वो गांव को गांव नीचे बैठ गया था। सारा का सारा मौजूद था अभी। अच्छा तो लोग सैर करने के लिए, जियारत करने के लिए आया करते थे। जी तो उस हड़प्पे स्टेशन पे हमारी गाड़ी रुकी खड़ी थी। जी। तो पीछे से आ गया ऑर्डर, भाई मिलिट्री जो है मुल्तान बुलाया है उसको। और जब वो मुसलमान मिलिट्री मिंट कुमरी डिस्ट्रिक्ट आगे, वहाँ से कई गाड़ियाँ उनकी आई और अदालत लगा के खड़े लगे कि हम ये इनको, अपने मिलिट्री वाले कहने लगे अपने साथियों को, जी मैनेजर जो था कर्नल, उसको कहा कि अगर ये मेरे को गिरफ्तार करें तो तुम गोली चला देना, अच्छा। देखेंगे, वो बाद में जो होगा देखा देखा जाएगा। जाएगा। तो नहीं तो अगर सम्मान पे दक्षत कराएं जी कोई बात नहीं। तो उन्होंने सम्मान पे ही कराया दक्षत, उनको ऊपर ही कराया। कहने लगा हम इनको क्या करें, तुम हम तो चलो कल तुम्हें मुल्तान हाजिर होना है। कहने लगा हम यहाँ इन गाड़ी वालों का क्या करें। तो गाड़ी पीछे जाएगी चन्नू मंडी 40 मील पीछे। अच्छा, वो पीछे जाएगी फिर तो और भी खतरा हो जाएगा। तो इन्होंने 40 मील गाड़ी पीछे रोकी। वहाँ पर हिंदू मिलिट्री को, मुसलमान मिलिट्री ने वो आदमी जितने थे उतार के लाइन बढ़ा के स्टेशन में एक एक करके गिन के उनको दे दिए, उसके साइन करवा लिए। भाई ये इनकी जिम्मेवारी है, कार को कोई नफा नुकसान। सामान सारा गाड़ी में रह गया जिनके पास था। अच्छा, जो भी था, जो कुछ तो रह गया था पीछे। हम तो वैसे ही खाली आए थे हाँ। लेकिन जो मेलसी तहसील के बड़े बड़े आदमी थे वो सारा माल वही रह गया। अच्छा, ट्रेन में छोड़ दिया। ट्रेन में छोड़ गया। जिसके हाथ उठा सकता था कोई सोना चांदी या और कोई, वो तो ले गए। अच्छा, वहाँ एक कैंप था, 4 दीवारी थी, जैसे पार्क होती है, उस कैंप के अंदर, पार्क के अंदर हमें सारों को बांट दिया। तो वहाँ हम रहे। भाई जब तक तुम्हारा इनका मिलिट्री वाला को फैसला नहीं होता तब तक तुमको यहीं चन्नू मंडी रहना पड़ेगा। और गाड़ी भी वही खड़ी रही स्टेशन पे। अच्छा 15 दिन हम वहाँ रहे। तो हमें एक छटांग चने खुराक के हिसाब से दिन में एक आदमी को मिलती थी। अच्छा। और वो उबाल के खाओ। अच्छा। ना कोई रोटी, ना कोई आटा, ना कोई खाली 15 दिन आपने चने ही खाए? चने ही खाए, उबाल के। और वहीं कहीं बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मिलिट्री का पहरा था, मुसलमान मिलिट्री की जिम्मेवारी थी ना। तो जंगल पानी भी वहीं जाओ। अच्छा। तो वहाँ हैजा फैल गया, 50-100 आदमी मर गए हैजमे में। तो वही जलाते भी वही थे, सोते भी वही थे, खाते भी वही। बीमारी फैलनी थी। 15 दिन बहुत बुरा हाल रहा। 15 दिन के बाद फिर हमें मिलिट्री और आई, 20 आदमी, गोरखा मिलिट्री। अच्छा। वो फिर हमें उसी गाड़ी में हमें लाइन में ले जाके बिठाया गया। और बाकी जो मर गए थे उनकी लिस्ट उन्होंने दे दी भी रही है। हाँ, ये ऐसा हो गया। तो फिर हम वहाँ से उस गाड़ी पे बैठ के फिर लाहौर होते हुए, अटारी होते हुए, जलंधर होते हुए हम फिर रोहतक आए। हमने रोहतक की मांग की। अच्छा। क्योंकि हमारे मेलसी तहसील वाले जितने भी ये व्यापारी लोग थे ना, गुड़ तो वो रोहतक आना जाना था। अच्छा। तो हमने रोहतक आए। रोहतक 1 महीना वैश्य कॉलेज में रहे। वहाँ से हमें गोहाना अलाट कर दिया उन्होंने। अच्छा। गोहाने में हमें मकान मिल गए। अच्छा, रोहतक के बाद में आप गोहाना गए? गोहाने में हमें सेट कर दिया। अच्छा। गवर्नमेंट ने सबको मकान दे दिए और हर कोई अपना कमाए खाए किसी तरह। अच्छा। फिर फतेहाबाद में कैसा आना हुआ? फतेहाबाद में ऐसा है भाई, गोहाने में आने के बाद हम 4-5 साल तो गोहाने रहे। मैंने मिडल वहीं से पास की। तो फिर बाद में
जलंधर हेडक्वार्टर पे रिकॉर्ड आ गया सारा पाकिस्तान से हिंदुओं का, जितनी हमारी ज़मीन जायदाद जो कुछ भी था ना वहाँ, वो सारी की सारी लिस्ट पटवारियों के पास जैसे होता है रिकॉर्ड, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ जलंधर पहुँच गया। फिर एक कमिश्नर था सरदार त्रिलोक सिंह, उसने, वो बहुत काबिल आदमी था, उसने वो अलाटमेंट शुरू की। फिर हमें जो है बेलसी वालों को फतेहाबाद तहसील अलाट कर दी, लोधरा तहसील वालों को सरसा अलाट कर दी, मुल्तान वाले को हिसार और बरवाला अलाट कर दिया। यानी जैसे जैसे कोई इलाका था पाकिस्तान में, उसी हिसाब से उनके रहन सहन को देखते हुए, उनके स्टैंडर्ड को देखते हुए, इस इलाके की आबो हवा को देखते हुए, जैसा देश वैसा वेश। हाँ, उन्होंने अलाटमेंट किया बड़ा काम। तो फिर हमें ज़मीन यहाँ फतेहाबाद में अलाट हो गई, तो फिर इसलिए हम 5 साल के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो उस मतलब जैसे कि जब आए तो उस समय अपने हिंदू भाई कितने कितने लोगों की जान चली गई थी? अंदाज़ा तो ये कहते हैं 10 लाख आदमी मारा गया था अच्छा, जंग में। उनके पास हथियार कौन कौन से थे? तलवार वगैरह थी? तलवार है, किसी कोई तलवार, उनके हमलावरों के पास तो सारे हथियार थे। अच्छा, पूरी मार काट कर रहे थे? हाँ, पूरी मार काट करते थे, मार देते थे तलवारों से, अच्छा, बंदूकों से, आपने तलवारों तो अपनी आंखों से देखा होगा। से। हाँ बिल्कुल देखा है, मारते हुए देखा, हम खुद जिंदगी बचा के भाग गए वहाँ से। काफ़ी मुसीबतें आपको सहनी पड़ी। हाँ, तो फिर यहाँ वहाँ पे ज़मीन अलाट हुई, हाँ जी। फिर हम यहाँ आए, फिर हम गांव में ही रहे 5 साल। बरसीन से आगे एक बिल है बड़ी बीसला, हाँ जी। तो वहाँ बीसले बाजरे में रहे हम कई साल, खेती खुद करते थे। उसके बाद वहाँ कोई ख़ास पैदावार हुई नहीं, जी। रोटी का गुजारा था नहीं, फिर हमने बीसला छोड़ के और फतेहाबाद में आके अपना प्लाट ही लिया, समझो, यहाँ लाट रूट करवा के यहाँ गुजारा करने लगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपका कोई मित्र प्यारा तो कोई पाकिस्तान में रह गया हो? ना इस चीज़ का मुझे ध्यान नहीं, कई रह भी गए थे, कई मुसलमान बढ़ गए तो थे। मुसलमान दोस्त वहाँ पे थे आपके? हाँ दोस्त थे, मोहम्मद सदीक हमें बचाने वाला मुसलमान ही था। तो वो अब मतलब कि आपकी बातचीत होती है उनसे? देखो जब मैं यहाँ आया, जब काफ़ी 1980 में जब मैं पटवारी था ना, हाँ जी। मैं 1957 में 58 में पटवार करके और नौकरी लग गया था। जी। तो मैं डब्बली से लेकर भिवानी तक नौकरी करी है पटवार की। तो 1980 में मैं पटवारी था अहरवा तहसील फतेहाबाद में, जो रती को सड़क जाती है ना, वो अहरवा गाँव आता है, बड़ा तकड़ा सरदारों का गाँव है अब। जी। तो वहाँ मैं पटवारी था। तो वहाँ का एक मुसलमान था मोहम्मद शरीफ, जी। जो वो भी पटवारी था यहाँ। अच्छा। वो 20 साल पटवारी रहा बीगढ़ में, अच्छा अच्छा। पाकिस्तान बढ़ने से पहले। जी। काबिल आदमी था। जी। उसका भांजा भी साथ था, मोहम्मद हयात। जी। वो दोनों पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान आए। जी। तो यहाँ राम गोपाल एक दुकानदार था, जी। उसके साथ उनकी दोस्ती थी, आमने सामने रहते थे। तो उनके पास वो आके रहा, 15 दिन रहा। जी। तो यहाँ के गाँव के सारे उसके वाकिफ थे कि वो भी पटवारी था, काबिल आदमी था। और वहाँ मस्जिद थी बड़ी मशहूर। अच्छा। अहरवे में। तो उस मस्जिद के अंदर एक मौलवी जो था, जी। मोहम्मद हयात, क्या नाम उसका, शमशाद उल दीन, जी। तो उसके पास वो रहते थे। वहाँ उर्स लगता था, ये उर्स मेला मुसलमानों का। जी। जी। तो ये उर्स में आया करते वो सारे, कई मुसलमान आते थे। तो वो वहाँ 15 दिन रहा। गाँव के जितने भी गाँव के जिम्मेदार थे, अड़ोसी पड़ोसी हिंदू, सबके साथ उसकी यारी थी। जी। तो उसने रिकॉर्ड भी देखना था। तो वो राम गोपाल को कहने लगे कि पटवारी को मिलो, हमें रिकॉर्ड देखना है। जी। उसने कहा वो तो सामने दफ्तर है, मेरा खास आदमी है, चलो। वो मेरे पास आ गए लेके उसको, कह रहे रिकॉर्ड देखना है। मैं कहा रिकॉर्ड तो जो पुराना है ना, वो पड़ा है संदूक में। वो संदूक है उस मस्जिद के नीचे तय खाने में। अच्छा, तय खाने में छुपा के रखा? नहीं, वो पुराना वही है, जरूरत नहीं पड़ती ना उसकी। अच्छा। तो वो 47 का रिकॉर्ड है, आप 80 की बात कर रहे हो। अच्छा। तो वो रिकॉर्ड वहाँ से लाना पड़ेगा, लेकिन अब लाइट नहीं है, सवेरे देखेंगे। फिर सुबह हम गए जी उस मस्जिद में, और उसके नीचे वो ताला खोल के वो संदूक जो सेफ जगह पे रखा जाता था ना, रिकॉर्ड पड़ा रहे सेफ, जी।
तो ताला तोड़ो, चाबी तो हमारे पास ही रहती पटवारी के पास। वो रिकॉर्ड उसका जमाबंदी निकाल के ले आए। फिर दफ्तर में आके उसको पढ़ाई सुनाई, भाई जो नकल तेरे को चाहिए मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक। तो बैठे बैठे बातचीत होती रही। उस बड़ा हैरान हुआ, बड़ा उर्दू देख के कहला इतना अच्छा उर्दू तो यार मैं भी नहीं जानता, मुसलमान हूँ। तो आप फिर मैंने अपनी हिस्ट्री बताई, पाकिस्तान की फलां जगह के रहने वाले थे, तो ऐसे तरह आगे मैं भी तो पटवारी था। मैंने उसको नक्शा बना के दिया पाकिस्तान का, लालीपुरे का, धर्मपुरे का। भाई हम वहाँ रहते थे, हमारी 14 मुरब्बे ज़मीन थी, बड़े अच्छे मकान थे पक्के। अगर आपको कभी मौका मिले तो वहाँ जाके देख के चिट्ठी लिखना। तो वो यहाँ रहते थे, उनको ज़मीन यहाँ अलाट हुई थी फाजिलका से पार, पाकिस्तान के बॉर्डर में, कसूर तहसील ज़िले में, लाहौर के पास ही है, काफ़ी ज़मीन थी उनकी। तो क्या लगा अच्छा जी। फिर वो समय जाके जी वहाँ से 150 मील था हमारा गांव, जहाँ ये रहते थे। हिम्मत करी 150 मील वो गया। जाके हमारे मकान देखे। अच्छा, वो पाकिस्तान में आपके जो जहाँ पे रहते धर्मपुरा, वहाँ पे गया? यहाँ से लाहौर से गया ना। अच्छा। धर्मपुर गया। ठीक। धर्मपुरा देखा, भी मकान देखे और ज़मीन जायदाद देखी, हालात पूछा, तो मेरे आंखों में आंसू आ गया, रो पड़ा। अच्छा। तो मुसलमान पूछने लगे भाई तू रोया क्यों है? आके हम तो हिंदुस्तान में देख के आए फतेहाबाद, उनके पास कोई खास मकान नहीं है। अच्छा। छोटे, यहाँ तो बड़ी उनकी इज्जत थी, जायदाद थी, ज़मीन थी, दाढ़ी थी, धर्मपुरा पर गाँव तो वसाया था है जी। तो ये तो बहुत बड़े आदमी थे, बड़े लाड थे, रो पड़ा। फिर उसने वो चिट्ठी लिखी। अच्छा। ये चिट्ठी तो आपके पास चिट्ठी है अब? ये चिट्ठी। अच्छा, वहाँ जाने के बाद चिट्ठी, ये चिट्ठी बाद में लिखी है, 80 में। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी कितनी दुख भरी घटना है। तो ये इनके पास वहाँ से आई हुई चिट्ठी है, तो दिखाना जैसे जैसे कि आप देख रहे हो, इनके पास ये चिट्ठियाँ हैं। पहली चिट्ठी वो है, ये पहली चिट्ठी है, ये दूसरी चिट्ठी है, उनके पैड लेटर पे है। देखिए दोस्तों, ये पहली चिट्ठी है, दूसरी चिट्ठी। इन्होंने अपनी पुरानी यादों को किस तरह संभाल के रख रखा है। सलाम है इनके जज्बे को, इनके जज्बात को। और ये सारी जो चिट्ठियाँ हैं ये उर्दू में लिखी गई है। मैं उर्दू का माहिर था, उर्दू में पढ़ा हुआ था। अच्छा। यहाँ तक यहाँ भी मैट्रिक तक उर्दू रखा है अपने पास। अच्छा। अब ये सुनाने की तो क्या। तो अब आपका कोई फ्रेंड, कोई साथी, कोई जैसे उनके बेटे हैं जो आपको पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे हैं, तो उनको आप देखो जी, हमारे फ़ोन तो होते जाते रहते हैं अब जी। चाहे वो उसके औलाद जो थी ना जी, वो यहाँ जो कसूर में रहते हैं, उनके साथ वाकफियत करा दी। बच्चों के बच्चे भी बात करते रहते हैं। अच्छा। उनके बच्चे भी करते हैं। अच्छा। हम भी फ़ोन रो 1-2 दिन के बाद ज़रूर फ़ोन करते हैं। अच्छा। और जो धर्मपुरा वहाँ से 150 मील था ना, वहाँ भी अब आपने वाकफियत बढ़ा दी है। जो दुकोटा था बस स्टैंड, वहाँ सारा का शहर बढ़ गया है। और होशियारपुर से मुसलमान है वो वहाँ आबाद है, उसके साथ वाकफियत हो गई है। उसका भी फ़ोन आया था, वो हमारे मकानों में ही रहते हैं उसी। अच्छा, वो आपके मकानों में रहते हैं? धर्मपुरे में। अच्छा। और उससे हो गई वाकफियत। और वो मैं कहते हैं कि तुम्हें शक्करगढ़ तहसील है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। में वहाँ को कोई आदमी मिले तो हमारी तरह वाकफियत करा दो। अच्छा। तो हमारी बात अभी मिला नहीं है, अभी परसों चौथी आया था फ़ोन। अच्छा। तो वो बातचीत उससे होती रहती है। सारा हालात लालीपुरे के, धर्मपुरे के लेते रहते हैं, वो भी देते रहते। उसके बच्चे जो है वो भी सारे के सारे वाकिफ़ हो गए हैं कि उनके जो है ना मोहम्मद शरीफ के लड़के जिसकी चिट्ठी आई थी, वो तो खुद तो गुजर गया। उसका मोहम्मद याद था, वो भी अभी 15 दिन पहले गुजरे। उसके लड़के हैं 5। तो वहाँ उनकी ज़मीन जायदाद है, 2 कोठियाँ लाहौर में हैं, 2 कसूर में हैं, रायवेंड में रहते हैं। रायवेंड में जहाँ का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। तो उसके बच्चे, उनके 2 पेट्रोल पंप है, ईंटों का भट्ठा है। अच्छा। खेती बाड़ी है। तो वो यहाँ रहते हैं, वो अपना
कसूर तहसील है रायविंड में। अच्छा। तो उनसे वाकफियत हो गई है, उनके बच्चों की भी, फोटो भी आते जाते रहते हैं, बातें भी होती रहती है। काफी दुख भरी घटना। आपको पाकिस्तान की अब जो पुरानी जीवन बीती यादें हाँ तो दिल में ले बैठे हो आप। हाँ। तो दोस्तों हम नारायण जी दास जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल के आपको आपके सामने अपनी जो कहानी रखी। तो इनकी कहानी काफ़ी दुख भरी थी। तो यही उम्मीद करते हैं कि नारायण दास जी अपने जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे, इनकी लंबी उम्र रहे। 86 साल तो है। इनकी उम्र 86 साल है। हम आशा करते हैं कि ये 100 नहीं 100 से ऊपर हज़ारों साल जिए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। लगा मत दिल किसी से, लगा मत दिल किसी से, ये दिल झूठा कारखाना है, वफादारी नहीं इसमें ये ऐसा ही ज़माना है। नजर आता नहीं मुझको बदू मतलब कोई इंसान, सभी है यार मतलब के बेगाना क्या यगाना है। बरादर मीन भाई, बरादर बाप और बेटा, सभी है प्यार मतलब के, वो है मेरा मैं हूँ उनका, ये कहना ही बहाना है। लगावत दिल किसी से, ये दिल झूठा कारखाना है, वफादारी नहीं इसमें ये ऐसा ही ज़माना है। नजर आता नहीं मुझको बदू मतलब कोई इंसान। सितम मत कर गरीबों पर, न फिर मगरूर हो ए जालिम, ते तुझको भी सितम का होना ही निशाना है, कि तुझको भी एक दिन सितम का होना ही निशाना है। लगावत दिल किसी से, दिल झूठा कर, वफादारी नहीं इसमें ये ऐसा ही ज़माना है। जय भारत।